नमस्कार, मैं सुमित कुमार सिंह आज एक कविता के साथ। तो आज की कविता का शीर्षक है बनारस। बनारस जो भारतवर्ष का परिचय, पर्याय, भारतवर्ष के इतिहास में जो एक अलग ही स्थान पाता है, उसी शहर का नाम बनारस जो शीर्षक दिया गया है इसके रचयिता केदारनाथ सिंह के द्वारा। अगर केदारनाथ सिंह जो कवि हैं वो मूलतः मानवीय संवेदनाओं के कवि हैं। अपनी कविताओं में उन्होंने बिंब प्रधान और बिंब विधान पर अधिक बल दिया है। इनकी कविताओं में शोर शराबा ना होकर विद्रोह का शांत और संयत स्वर सशक्त रूप से उभरता है। जमीन पक रही है, संकलन में जमीन, रोटी, बैल यादि उनकी इसी प्रकार की कविताएं हैं। आज की कविता का शीर्षक बनारस है। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ ठेठ बनारसीपन पर भी प्रकाश डाला गया है। शिव की नगरी और गंगा के साथ विशिष्ट आस्था का जो केंद्र है, तो आइए मोक्ष की राजधानी के शीर्षक बनारस के ऊपर बनी यह कविता को पढ़ते हैं और बीच बीच में इसका अर्थ जानने का भी प्रयास करेंगे। तो आइए कविता शुरू करते हैं। बनारस। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है लहराता या मंडुआ डीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर, और इस महान पुराने शहर की जीव किरकिराने लगती है। यह इस कविता की पहली पंक्ति है। अब आइए इसका अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। कवि कहना चाहते हैं, यहां पर केदारनाथ सिंह कहना चाहते हैं कि बनारस शहर में बसंत का आगमन अचानक ही हो जाता है। कवि ने देखा है कि यहां जब वसंत आता है तब बनारस के लहराता या मंडुआ डीह मोहल्ले की ओर से धूल भरी आंधी उठती है। उस समय यह धूल इस पुराने महान शहर के प्रत्येक हिस्से में समा जाती है। धूल की किरकिराहट हर किसी की जीभ पर महसूस होने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बनारस में बसंत के मौसम में आंधी के कारण संपूर्ण वातावरण धूल में भर जाता है। इस धूल के साथ यहां वसंत का प्रारंभ हो रहा है। अब आइए इनकी दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियां। आदमी दशादशमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठा है भिखारियों के कटोरों का निचाट खालीपन। तो आइए इस दूसरी पंक्ति का विवरण समझने का प्रयत्न करते हैं। कवि इसके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि जब बनारस के वातावरण में बसंत की हवा चलती है तो जो है अर्थात जो अस्तित्वमान है उसमें सुगबुगाहट होने लगती है, यानी उसमें जागृति होने लगती है।
जो अस्तित्ववान नहीं होता, अर्थात जिसमें चेतना का रूप दिखाई नहीं देता, उसमें भी नया अंकुरण होने लगता है। यह परिवर्तन पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। लोग विगत असफलताओं के बीच में भी नई उमंग और नए संकल्प से भर उठते हैं। इस प्रकार पूरे वातावरण में नया उल्लास आ जाता है, नए जीवन का संचार होने लगता है। दशाश्वमेध घाट पर जाने वाला हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि गंगा नदी को स्पर्श करता हुआ घाट का आखिरी पत्थर कुछ और नरम हो गया है, उसकी कठोरता में कमी आ गई है। अर्थात पाषाण हृदय व्यक्ति के व्यवहार में भी सहजता आ जाती है। घाट पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अलग प्रकार की नमी दृष्टिगोचर होने लगती है। भिखारियों के एकदम खाली कटोरे भी एक विचित्र चमक से भर उठते हैं। भिक्षा मिलने पर अनेक कटोरों में बसंत उतर आता है। इस प्रकार जीवन संघर्ष में लगने लगे दीनहीन व्यक्ति भी एक विचित्र सी उमंग से भरे हुए दिखाई देते हैं। अब आइए तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं केदारनाथ सिंह के द्वारा रचित काव्यांश बनारस का। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में वसंत का उतरना? इस शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर। इसी तरह रोज रोज एक अनंत सब ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। तो तीसरी पंक्ति यहीं संपन्न होती है। अब आइए इसका हम अर्थ जानने की चेष्टा करते हैं। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, कवि प्रश्न पूछता है, क्या तुमने कभी खाली कटोरों में बसंत का उतरना देखा है क्या? अर्थात बनारस में बसंत के समय भिखारियों तक के चेहरों पर चमक आ जाती है, क्योंकि भीख मिलने के कारण उनके खाली कटोरे भरने लगते हैं। कवि कहते हैं, केदारनाथ सिंह कहते हैं कि इस शहर इसी तरह खुलता है, अर्थात यहाँ हर दिन की शुरुआत ऐसे ही उल्लास के साथ होती है। हर दिशा में प्रसन्न रहना बनारस का चरित्र है। इसके साथ साथ यह शरीर इसी तरह खाली भी होता रहता है। भरने और खाली होने का यह सिलसिला चलता रहता है। यहाँ प्रतिदिन अनंतहीन शवों को उठाकर कंधों पर लाने का सिलसिला चलता रहता है। लोग अंधेरी गली से निकलकर चमकती हुई गंगा की तरफ शवों को ले जाते रहते हैं, अर्थात वे मृत्यु रूपी अंधकार से मोक्षदायिनी गंगा के पास सबको ले जाकर मृतक का दाह संस्कार करते हैं। इस प्रकार कहीं खुशी तो कहीं गम की अनुभूति होती रहती है। इन दोनों का मिला जुला रूप है बनारस। यह सिलसिला प्राचीन काल से, आदिकाल से होता चला आ रहा है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बनारस के हर्ष विषादमय चरित्र का प्रभावी चित्रण किए हैं। अब आइए इसकी अगली पंक्ति देखते हैं, इसकी चौथी पंक्ति देखते हैं। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे चलते हैं लोग, धीरे धीरे बजते हैं घंटे। शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि कुछ जो चीज जहां थी वहीं पर रखी है,
कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर है बंधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊं सैकड़ों बरस से। तो आइए इस पंक्ति की अब व्याख्या देखते हैं कि केदारनाथ सिंह क्या कहना चाहते हैं। तो कवि बताना चाह रहे हैं कि बनारस में धूल धीरे धीरे उड़ती है, यहां लोग भी धीरे धीरे चलते हैं, मंदिर और घाटों पर घंटे भी धीरे धीरे बजते हैं, यहां शाम भी धीरे धीरे होती है। अर्थात हर काम को धीरे धीरे करना बनारस की जीवन शैली का हिस्सा है। हर काम अपनी रौ में होती है, अपनी लय में होती है। सभी कामों का धीरे धीरे होना यहाँ का स्वाभाविक चरित्र है। यह एक सामूहिक लय है। इस सामूहिक गति ने पूरे शहर को मजबूती से बांध रखा है। इसी मजबूत बंधन के कारण यहाँ कुछ भी गिरता नहीं, कुछ भी हिलता नहीं। जो चीज जहां पर थी अब भी वहीं पर रखी हुई है। गंगा भी वहीं है, अर्थात गंगा के प्रति लोगों की आस्था और श्रद्धा उसी प्रकार से बनी हुई है जो पहले थी। नाव भी वहीं बंधी है। सैकड़ों वर्ष से तुलसीदास की खड़ाऊं भी वहीं रखी हुई है। भाव यह है कि सैकड़ों वर्षों से बनारस के चरित्र में कोई बदलाव नहीं आया है। पुराने मूल्य, पुरानी मान्यताएं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास सभी कुछ अभी धरोहर की तरह सुरक्षित है। काशी की प्राचीन आध्यात्मिकता और भव्यता आज तक उसी प्रकार बनी हुई है। तो इस प्रकार इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बड़ा ही सुंदर बनारस के अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तित रूप की झांकी प्रस्तुत किए हैं। अब आइए इनकी अगली पंक्ति देखते हैं, पांचवी पंक्ति इस कविता वसंत की। कभी कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के, कभी कभी सई सांझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा सब में, आधा नींद में है, आधा शंख में। कवि कह रहे हैं कि अद्भुत है इसकी बनावट, यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शब में, आधा नींद में है, आधा शंख में। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं है। कवि अब क्या कहना चाहते हैं इसकी हम व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि कभी संध्या के समय बिना किसी सूचना के बनारस के शहर में प्रवेश कर आओ और आरती के प्रकाश से इस शहर को देखो, तब तुम्हें कई आश्चर्यजनक चीजें दिखाई देंगी। तब तुम्हें दिखाई देगा कि यह शहर आधा जल में है और आधा मंत्र में, अर्थात मंत्रोच्चार सुनाई पड़ता है। आधी शहर फूल में है, अर्थात संध्या के समय मंदिर घाटों पर बनारस शहर जल, मंत्र और फूल भगवान की आरती करते हुए भक्ति में सराबोर दिखाई देता है। उस समय घाटों पर चिता की अग्नि भी दिखाई दे जाती। इस प्रकार बनारस शहर आधा सब में नजर आता है, आधा शहर नींद में खोया प्रतीत होता है, तो आधा शहर शंख की ध्वनि में जागता प्रतीत होता है। अर्थात इस शहर में कहीं नींद की बोझिलता है
तो कहीं पूजा पाठ का जागरण है। कवि कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम ध्यान से देखो तो यह शहर आधा है और आधा नहीं है, अर्थात आधा बनारस प्राचीन संस्कृति के अनुरूप अपनी मिथ्य के स्वरूप बनाए हुए है और आधा नहीं है का तात्पर्य कि इस शहर में प्राचीनता और आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता का भी समावेश हो रहा है। अब आइए इनकी अगली और अंतिम पंक्ति, छठी पंक्ति पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो है वह खड़ा है, जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे है राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। आइए अब इसकी भावार्थ समझने की कोशिश करते हैं कि कवि केदारनाथ सिंह जी इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाह रहे हैं। कवि कहता है कि बनारस में जो कुछ विद्यमान है वह बिना किसी खंभे के सहारे खड़ा है, अर्थात यहाँ की प्राचीनता, यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ की आस्था, विश्वास, यहाँ की भक्ति के साथ बिना किसी सहारे के अपने आप ही जनजीवन में समाया हुआ है। इस प्रकार इसका मिथकई स्वरूप बिना किसी आश्रय के अभी तक सुरक्षित है। उसे राख, रोशनी के ऊंचे ऊंचे खंभे, आग के स्तंभ और पानी के खंभे धुएं के, सुगंध के और आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ थामे हुए है। भाव यह है कि बनारस में एक ओर प्राचीन आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं तो दूसरी ओर आधुनिक जीवन शैली भी दिखाई देती है। कवि कहता है कि यह बनारस शहर शताब्दियों से किसी अलक्षित सूर्य को अर्घ देता हुआ गंगा जल में अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ है और दूसरी टांग में बिल्कुल अनजान बना हुआ है। तात्पर्य यह है कि सूर्य को इस शहर में सदियों से एक परब्रह्म शक्ति का प्रतिरूप मानकर पूजा जाता रहा है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। बनारस का एक हिस्सा अभी भी उसी प्रकार दृढ़ है जो दूसरा हिस्सा आधुनिकता के प्रभाव में है। दोनों का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार बनारस की प्राचीनता, आध्यात्मिकता और भव्यता के साथ साथ आधुनिकता भी आ रही है। इस काव्यांश और इस पंक्ति के माध्यम से बनारस के मिले जुले स्वरूप की झांकी यहाँ केदारनाथ सिंह जी ने प्रस्तुत करने की कोशिश किए हैं। इसी के साथ कविता यहीं संपन्न हुई। आशा करता हूं कि यह कविता आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब